नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जिस विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत पटना से हुई, अब उसका आगाज किस तरीके का दिख रहा है वो आज रविवार होते हुए जिस तरीके की घटनाक्रम देखने को मिल रही है उससे आप महसूस कर सकते हैं। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी यूपी में राजभर को एनडीए में शामिल किया है और कहा जा रहा है कि 2 से 3 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। और ताज्जुब वाली बात यह है कि इसकी घोषणा अमित शाह कर रहे हैं ट्वीट करके कि भाई राजभर हमारी पार्टी में शामिल हुई है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि 2024 को लेकर किस तरीके की सियासी बिसात पूरे देश में बिछ चुकी है और बीजेपी कितनी घबराई हुई है ये भी आप समझ सकते हैं। बड़ी कोशिश हुई जयंत चौधरी को वो अपने पार्टी में एनडीए में शामिल करने को, लेकिन एनडीए में वो शामिल नहीं हो पाए। कल वो विपक्षी एकता की बैठक में 17 तारीख को वो बेंगलुरु जाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने आप पार्टी के उस डिमांड को स्वीकार कर दिया है जिस अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में सभी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर समर्थन मांगा था और कांग्रेस इस समर्थन को लेकर बच रही थी। उनका कहना था कि समय आने पर हम इस पर निर्णय लेंगे और आज उन्होंने अपने संसदीय कार्य समिति की बैठक बुलाई और उस बैठक में ये निर्णय लिया है कि जो राज्यपाल का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा है जिस माध्यम से भी, उसका हम विरोध करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के मामले में ही, पूरे देश के मामले में, तमिलनाडु का मामला हो, पश्चिम बंगाल का मामला हो या दिल्ली का मामला हो, दिल्ली में एलजी की बात हो या बाकी जगहों पर राज्यपाल का मसला हो, जिस तरीके से लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा है इसे कांग्रेस गलत मानती है और ऐसे किसी भी विधेयक पर अगर कोई विधेयक इसको लेकर लोकसभा में आती है तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। और कांग्रेस की वेणुगोपाल का ये ट्वीट आया, संदेशा आया और उसके थोड़ी देर बाद ही राघव चड्ढा आपने कहा कि बहुत ही सकारात्मक पहल है और ये इस कांग्रेस की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। मतलब विपक्षी एकता के जिस मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार ने पटना से किया था वो मुहिम और मजबूती के साथ बेंगलुरु में दिखे, इसके लिए कांग्रेस भी कहीं से भी कोई कोताही करने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि इस बार बिहार वाले विपक्षी एकता की बैठक में 15 दल शामिल हुए थे। 17 और 18 को बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है उसमें 24 दल शामिल हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 18 तारीख को बीजेपी ने भी एनडीए की बैठक बुलाई है और ये अचानक बैठक उनका कॉल हुआ है। एक सप्ताह के अंदर सारी चीज़ें बदली हैं और उस बैठक में एनडीए भी अब मजबूती के साथ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम भी एक अलग तरीके के अम्ब्रेला के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं 2024 के। वो बीजेपी जो 2014 और 19 के चुनाव में एनडीए को हाशिए पर रखा, 19 में नीतीश कुमार के शामिल होने से थोड़ा दायरा उनका जरूर बढ़ा एनडीए का, लेकिन बाकी जितने वाजपेयी जी के समय के दौर के जितने एनडीए के पुराने सहयोगी थे सारे के सारे आज मोदी से अलग हो चुके हैं। और ये आरोप लगातार लगता रहा है कि जो क्षेत्रीय दल है उस दल को बीजेपी समाप्त करना चाहती है, लेकिन आज वो राजभर से भी समझौते करने को मजबूर है। और जिस तरीके के से अमित शाह ने उसको प्रमुखता दिया है, आप समझ सकते हैं कि यूपी में उसकी क्या भूमिका हो सकती है। वहीं आप पार्टी की जो बातें आई हैं सामने वो आप देख ही रहे हैं कि आप पार्टी को भी कांग्रेस ने अपने हाथ लिया है। लेकिन इन सब से इतर जो बड़ा सवाल है कि यूपी में लगातार अखिलेश मात क्यों खा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। राजभर उनके साथ चुनाव लड़े, वो साथ छोड़ दिए। मायावती उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जयंत चौधरी जो विधानसभा चुनाव साथ लड़े थे वो भी उनसे सीधे तौर पर समझौता करने को तैयार नहीं है। तो यूपी जो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, उन राज्य में जो विपक्षी एकता की जो धूड़ी होनी चाहिए थी अखिलेश को, वो अखिलेश जिस तरीके की राजनीति यूपी में कर रहे हैं वो राजनीति कहीं ना कहीं हमें लगता है कि विपक्षी एकता के उस मुहिम को एक जगह आके ठहरा सा दिया है, जिसमें बड़ी वजह कहीं न कहीं अखिलेश माने जा रहे हैं। अब देखिए अब आने वाले समय में क्या राजनीति होती है, किस तरीके की राजनीति होती है, लेकिन इतना तय है कि विपक्षी एकता के जिस मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है उसको लेकर अब धीरे धीरे बीजेपी के अंदर भी चीज़ें चलनी शुरू हुई और यही वजह है
कि बीजेपी यूपी में भी राजभर जैसे पार्टियों को अपने शामिल, चिराग जो नाराज चल रहे थे, चिराग को भी आमंत्रण दिया है, जीतन राम मांझी को भी आमंत्रण दिया है। हालांकि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के आमंत्रण की खबर नहीं आई है, और दो जो साथी हैं उन साथी के मुलाकात की खबर, मतलब वो 18 तारीख को शामिल होंगे, ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं आई है। हाँ, आज उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि की मुलाकात जरूर हुई है। ये भी एक खबर आई है कि नागमणि जो अमित शाह से जो मिलने के लिए गए थे, उनकी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई है। मतलब अब कुशवाहा कुछ अलग तरीके की चीज़ें सोच रही है, और नागमणि ने भी अमित शाह से मिलकर वो भी समझ में उन्हें भी आ गया कि किस तरीके की राजनीति अमित शाह बिहार में चाह रहे हैं। बिहार को लेकर अमित शाह की नज़रिया अलग है, ये चिराग के मामले में भी और उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के मामले में भी सामने आ गए। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो खबर आज रही है कि किस तरीके से एनडीए को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस लिया, और उसी में राजभर के को उन्होंने शामिल किया है। राजभर के शामिल करने का मतलब है कि पूर्वी यूपी में जो लगभग 18% राजभर जाति का वोट कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, जिसका लाभ बीजेपी उठाना चाहती है। हालांकि 2017 में वो एनडीए के हिस्सा थे, वो बहुत कुछ नहीं कर पाए। हालांकि फिर वो 22 में इनके साथ चुनाव लड़े, समाजवादी के साथ, बहुत कुछ वो नहीं कर पाए, क्योंकि जो उनका जिस वर्ग से वो आते हैं, वो वर्ग वहाँ यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है। दिहाड़ी मजदूर करके वो जीवन जीते हैं। उनके वोट का मतलब भी कुछ दूसरे तरीके का होता है, जहाँ जिस क्षेत्र में प्रभाव वाले लोग होते हैं वो उसका इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन राजभर ने, हालांकि वो काशी राम के ज़माने से बसपा के संस्थापक रहे हैं और मजबूती के साथ वो अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन कभी भी एक फोर्स के रूप में उनकी कभी पहचान नहीं हुई है। राजभर के को लेकर उनको कभी वो पहचान नहीं रही है। हाँ, बयानबाजी की वजह से, बयान तो मोदी और योगी को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है एक दौर में, चुनाव के दौरान क्या क्या नहीं कहा, लेकिन वो उस बयान के अनुसार उनके वोटर उस तरीके से एग्रेसिव नहीं हुए, ये साफ देखने को मिला। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन राजभर को लाकर बीजेपी जितना यूपी में खुश है, मतलब साफ है कि पूर्वी यूपी को लेकर बीजेपी कुछ ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर के आसपास के कई ज़िले ऐसे हैं जहां बीजेपी चुनाव हारी है, विधानसभा का चुनाव, और वहां मजबूती के साथ विपक्ष, मतलब समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ बीजेपी पर को टक्कर दी है। जबकि यादव का वोट इन इलाकों में, उतनी आबादी यादव की नहीं है, बिहार जैसी आबादी यूपी में यादव की नहीं है, लेकिन पूर्वी यूपी में और भी उस तरीके की आबादी नहीं है, फिर भी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी टक्कर दिया है। अब देखना यह है कि राजभर के इस पाले में आने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 75 में 75 सीटें वो यूपी में जीते। जो अन्य राज्यों में जो उनको नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई वो यूपी से कर सकें, क्योंकि यूपी में भी 65 सीट उनके पास में है, और वो चाहते हैं कि 75 में 75 सीटें हम वहाँ जीते, 5 उत्तराखंड में जीते, तो बिहार झारखंड में अगर नुकसान भी होगा 10-5 सीटों का, तो उससे हम भरपाई कर लें। इसीलिए यूपी में हर एक सीट पे शाह और नड्डा कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जो भी तरह, ये अनुप्रिया पटेल वहाँ हैं भी, उनकी भी बिरादरी के को अपने साथ वो बनाए हुए हैं। तो मतलब जाति के जो छोटे छोटे जो धरे हैं, उनको कैसे एकजुट रखें। साथ ही विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम में किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस, बसपा और अजीत सिंह का बेटा एक साथ नहीं आए, समाजवादी पार्टी, ये सारी जो है एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ये भी कोशिश है बीजेपी की, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जयंत चौधरी एक प्लेटफॉर्म पर आए तो फिर यूपी में भी बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा। अब देखना यह है कि मायावती करती क्या है, क्योंकि मायावती विधानसभा चुनाव अकेले लड़ी, 0 पर आउट हो गई, एक विधायक इनका जीता है, और ये तय है कि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ी यूपी में, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी उनका खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में उनकी दुकान
अस्थायी तौर पर बंद हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में जब आपके विधायक और सांसद नहीं हैं तो फिर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। और जो डर है, डर आप समझ ही सकते हैं कि मायावती को डर किस बात का है। लेकिन अब देखना यह है कि मायावती उस डर के सहारे राजनीति को अलविदा कहती हैं या फिर एक बार लौट कर फाइट करना चाहती हैं। वैसे यूपी की जो स्थिति है, उस स्थिति में ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, ये बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। इसके लिए बड़ी पहल की ज़रूरत है। और साथ ही नीतीश कुमार को भी ये पहल करनी होगी कि जो पूर्वी यूपी में जो कुर्मी का वोटर है उसको कैसे हम बीजेपी से बाहर लाएं। ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि यूपी में नीतीश कुमार को लेकर एक अलग तरीके की कह सकते हैं कि उनका एक इमेज भी है और एक सम्मान की दृष्टि से लोग देखते भी हैं। साथ ही यूपी में की राजनीति में भले नीतीश सक्रिय नहीं हो, लेकिन विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के माध्यम से अलग अलग विभागों में यूपी के लोगों को अपॉइंटमेंट करके उन्होंने एक संकेत या एक रास्ता उन्होंने ज़रूर बना रखा है कि यूपी में वो अपने जब कभी ज़रूरत हो तो उसका वो इस्तेमाल कर सके। और यही वजह है कि श्रवण कुमार को यूपी का प्रभारी सत्र समाप्ति के बाद लगभग 2 दिनों से वहाँ कैंप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कुर्मी वोटर को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए अखिलेश मानसिक तौर पर कितने तैयार होते हैं। समस्या अखिलेश को लेकर है, क्योंकि अखिलेश की राजनीति को लेकर जो हालात यूपी में हैं उसमें बहुत मुश्किल है विपक्षी एकता को एक सूत्र में पिरोना। वैसे राजनीति है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दल ये कह रहे थे कि क्षेत्रीय राजनीति का अब वक्त खत्म हो गया है और इस राजनीति से राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, 2 दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। वो दल यूपी में राजभर जैसे राजनीतिक दल जिनकी हैसियत 1-2 सांसद और 5-10 विधायक की है, उससे समझौता करने को वो तैयार हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2024 को लेकर बीजेपी के अंदर किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं।